ये टेक्निकल खबर है, ज़रा इसको समझ के आप सुनिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम कहाँ पर आकर फंसी है। मामला ये है कि दो चीज़ें ऐसी थीं जो इमरान खान साहब से छीनी गई थीं जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और उनकी हर सत्ता पर मुखालफत की गई थी। पीडीएम की सारी जमातें तो मुखालफत करती थी, वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जो सियासी हालात पर हमेशा कंट्रोल करना चाहती है, उन्होंने एक चीज़ की पूरी कोशिश की थी कि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के अवाम को ना मिलें। उनमें एक चीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा वोटिंग का सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान भर में कोई एक शख्स दूसरा वोट नहीं डाल सकता, जिसमें वोटों की गिनती के अंदर हेरफेर नहीं हो सकता, जिसमें बाहर से लाकर नए वोट शामिल नहीं किए जा सकते, जिसमें पहले से डब्बे नहीं भरे जा सकते और जिसमें बाद में धांधली का इम्कान नहीं होता और सबके पास वेरीफाइड रिजल्ट आ जाता है। इसमें धांधली करने के इम्कान खत्म हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अगर मुदाखलत करके चंद सीटों को यहां से वहां करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगी। जो रवायती सियासी जमातें पुराने धांधली के तरीकों पर कारबंद हैं, वो धांधली के तरीके फेल हो जाते हैं इस मशीन के सामने। तो जब मैंने इस मशीन को देखा था उस वक्त भी मुझे इस बात का आइडिया था कि पीडीएम की जमातें तो नहीं मानेगी, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इस मशीन की मुखालफत करेगी, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो ये कंट्रोल अपने हाथ से कभी नहीं जाने देंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इसलिए बनाकर रखते हैं कि उन्हें इस बात का आइडिया है कि इलेक्शन वाले दिन ये लोग कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं। ये लोग एक जीती हुई सीट को हारी हुई नशिस्त के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आप बाद में जितना मर्जी धांधली का शोर मचाएं, वहां पे फिर अदलिया में आपका केस ही चलता रहता है और 5 साल गुजर जाते हैं और जो शख्स धांधली करके आया होता है वो 5 साल वहां पे अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बन के रहता है, कम वोट लेने के बावजूद। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छीन ली थी। दूसरी जो चीज छीनी गई, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कानून साजी भी की थी, वो थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक ऐसी चीज है जिससे सब भाग रहे थे। जब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खुटकने लगे और उन्हें लगा कि इस शख्स की जरूरत नहीं है, रजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला हो गया। जब पाकिस्तान में पीडीएम की जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत में लाने का फैसला हुआ तो यह फैसला भी हो गया कि इमरान खान को दोबारा वापस नहीं आने देना। ओवरसीज पाकिस्तानी, आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करें, जिस मर्जी मुल्क में जाएं, आपको 90% से ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान के सपोर्टर मिलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उन मुल्कों में रहते हैं जो मुल्क पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल और बेहतर है, इसीलिए वो पाकिस्तान को छोड़कर उन मुल्कों में जाते हैं। वो मुल्क खुशहाल इसलिए हैं कि वहां पे अवाम को इज्जत दी जाती है और जो अल्ले तल्ले और जिस तरह की मौज मस्ती यहां पे सियासतदानों को मैसर है, वैसी उन मुल्कों में नहीं है। तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ बाहर देखते हैं, उसके बाद उन्हें रवायती सियासी जमातों से नफरत हो जाती है, इसलिए वो इमरान खान साहब को वोट डालना चाहते हैं। 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो इमरान खान के वोटर हैं और जब भी इनको आजमाया गया तो इनमें वोट डालने की रेशो भी पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से ज्यादा है। यानी एक तजुर्बा किया गया था 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में, तो पता चला कि ये लोग 80% तक वोट डालते हैं। यानी इन्हें इतना वोट डालने का शौक है कि अगर एक जगह पे 100 वोट मौजूद हैं तो 80 लोग वोट डालने आएंगे। और अजीब बात यह है कि उन 80 लोगों में से 75-76 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को वोट डालेंगे। तो ऐसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम की जमातों ने मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म कर दिया था। इस मामले को अदालत में ले जाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरफ आवाजें उठा रहे थे। अब यह केस, ये मैंने आपको सारी बात समझाई है किसी वजह से, अब आपको ला रहा हूं उस बड़ी खबर की तरफ। अब यह केस जो है पीडीएम की बहुत सारे शोर के बावजूद, उनके एतराजात के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 3 मार्च को इसकी समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच। इस बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब और दीगर दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसमें हैं। उनमें एक जस्टिस मुनीब और एक जस्टिस जनाब मज़ाहिर नकवी साहब। अब ये 3 जजेस ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए वहां पे केस सुनेंगे। अब पीडीएम कभी नहीं चाहेगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगना है। अगर अदालत यह फैसला कर देती है अगले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर हाल में दिया जाए, तो फिर इसकी तैयारी में 1-2-3 महीने लग जाएंगे। यानी 4-5 महीने के अंदर अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वोट डालने का हक आ जाएगा और उसका तरीकाकार भी तय हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली के कम से कम 100 हल्के ऐसे हैं जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से फर्क पड़ता है।
यानी वहां पे नशिस्त इधर से इधर जा सकती है, और लगभग 70 हल्के ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और लगभग 50 से ज्यादा हल्के ऐसे हैं जहां पे फैसला कुन फर्क पड़ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से। अब पीडीएम ये सारी सीटें हारना नहीं चाहती और ये सारी सीटें इमरान खान साहब को मिल जाएंगी। पीडीएम बुरी तरह फंस गई है। अगर इलेक्शन को डिले के अंदर लेकर जाती है या कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अगर होने हैं, और वो होने हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक, तो वो तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन हो जाएंगे। यानी इससे पहले पहले ही होने, इससे आगे जाना तो मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई कंसेंसस नहीं बन जाता सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। तो रमजानुल मुबारक के अंदर ये इंतखाबात आने हैं। बहुत ज्यादा भी होगा तो सारे मिलकर फैसला करेंगे कि रमजानुल मुबारक के बाद यानी छोटी ईद के बाद ये इंतखाबात करवा दिए जाएं। बहुत मुमकिन है कि ये हो जाए, लेकिन 90 दिन और आईनी हद के मुताबिक रमजानुल मुबारक के बीच में इंतखाबात होने हैं। अब ये वाला मामला तो हो गया सेटल। ये वाले इंतखाबात, इनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ये बहुत मुश्किल चीज है। और मुश्किल इसलिए है कि जब अदालत कहेगी कि इसको किया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन टाइम मांगेगा, और जब टाइम मांगेगा तो 90 डेज से ऊपर जाएगा। तो हो सकता है यहां पे ना हो, लेकिन कौमी असेंबली के इंतखाबात में, सिंध के इंतखाबात में, बलूचिस्तान के इंतखाबात में ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट शामिल हो जाएगा। इस्लामाबाद वाले इंतखाबात के अंदर भी कौमी असेंबली के होंगे, पूरे पाकिस्तान में ही होंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट शामिल होने से वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब पीडीएम फंस गई है बुरी तरह। जल्दी इंतखाबात करवाती है तो इलेक्शन हार जाते हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ पल्ले नहीं है। आईएमएफ की मुश्किल तरीन शराइत मानने पर ये लोग मजबूर हैं, और अगर इलेक्शन को डिले करती है या दूर लेकर जाती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी मुमकिन तौर पर वोट डालने के काबिल हो जाएंगे। अभी लगभग तंग आगे 8.5 लाख पाकिस्तानी, 8.5 लाख पाकिस्तानी इस एक साल में पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद से लेकर अब तक तंग आकर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वो किसको वोट डालेंगे? इनको डालेंगे जिनकी वजह से मुल्क छोड़कर गए हैं। कोई 91 लाख पाकिस्तानी आज से 1.5-2 साल पहले तक थे पाकिस्तान से बाहर, ये 1 करोड़ लोग हैं। तो 1 करोड़ लोगों का मतलब है 1 करोड़ वोटर्स। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, बहुत तगड़ी, वो 1 करोड़ वोट टोटल नहीं ले सकती। इमरान खान साहब की पार्टी ने बहुत वोट लिए थे, इससे ज्यादा लिए थे बहुत। पीएमएलएन ने भी इसके आसपास लिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इतने वोट ही नहीं लिए थे। तो इससे ज्यादा वोट बाहर से पड़ जाएंगे जितने पीपल्स पार्टी ने, की और जमातों ने लिए थे। ये इतना बड़ा वोटर है वहां बाहर बैठा हुआ, और अगर 1 करोड़ में से वोट डालने के लिए 80 लाख आते हैं तो ये याद रखिएगा कि 70 लाख तो इमरान खान को पड़ जाएगा। तो वो वोट फैसला कुन होगा बहुत सारी सीटों के ऊपर, और पीडीएम को शिकस्त हो जाएगी। ये वजह है कि अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर वो ये कहते हैं कि इंतखाबात ना करवाए जाए और इंतखाबात बहुत आगे ले जाए जाए, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अगर जल्दी करवाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बचते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। वैसे बजाय ये सूरत हाल है, इसका कोई और भी हल निकल सकता है। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन 2 बड़ी खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूं। अभी चीजें थोड़ी तब्दील हो रही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, वहां पे क्या डिवाइड है, वो भी मैं आपको बताता हूं, और पक्की खबर आपको दूंगा। अभी पीटीआई के 32 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। इनमें 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए हैं। 5 नशिस्तें जो हैं वो खवातीन की थी, वो भी वापस आ गई हैं। तो वो खवातीन बहाल हो जाएंगी और ये 27 वापस आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन लीडर बनेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनेंगे। देखना है कि कौन बनते हैं। बहरहाल कौमी असेंबली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए हैं, और 32 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो किया था स्पीकर के कहने के बाद, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब फाइनली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की पोजीशन बहाल हो गई है, और वो पोजीशन बहाल होने के बाद अब अपोजिशन लीडर उसूली तौर पर इमरान खान साहब का बनता है। तो बहुत मुमकिन है कि अदालत के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको कौमी असेंबली की तरफ रेफर कर दे और वो कहे कि दोनों पार्टियां मिलकर बैठ के फैसला कर लें। लेकिन क्या दोनों मिलकर बैठ के फैसला करेंगे? दोनों मिलकर बैठकर तब तक फैसला नहीं करेंगे जब तक कि एक फरीक के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। देखिए माजी में बहुत सारे लोग ये शिकवा करते रहे कि इमरान खान साहब के सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, तो उस वक्त वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। और आज एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो पीडीएम जमातों के सर के ऊपर है, तो अब वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक शदीद किस्म की तकसीम का शिकार है। वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। एक हिस्सा यह कह रहा है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान का जो हल है तमाम मसाइल का, वो 3 इश्यूज को समझते हैं। नंबर 1 सियासी, नंबर 2 माशी, नंबर 3 सिक्योरिटी। और पहले मसले के हल हुए बगैर बाकी दोनों मसले हल हो नहीं सकते। और वो हुकूमत जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो, वो पाकिस्तान को दलदल से निकाल नहीं सकती। तो एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े हिस्से का यह सोचना है
कि इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए और गैर जानिबदारी की एक पॉलिसी होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की, जबकि एस्टेब्लिशमेंट का एक दूसरा हिस्सा भी है। यह वो हिस्सा है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में खासा मुतहर्रिक रहा था और इसने यह गुनाह कबीरा किया है पाकिस्तानियों के साथ, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 42% की महंगाई पिछले साल की निस्बत रिपोर्ट हुई है। जितनी महंगाई पिछले साल थी उसकी निस्बत 42% ज्यादा महंगाई रिपोर्ट हुई है। आदाद शुमार सरकारी हैं उनके मुताबिक। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ, जो इस तजर्बे के अंदर शामिल थे, जो सहूलतकार थे, जो हैंडलर्स थे और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना, एस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा, वो अभी भी कंट्रोल करना चाहता है और कंट्रोल इसलिए करना चाहता है कि वो इमरान खान को अपने लिए खतरा समझता है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ज्यादातर लोग वो हैं जो नौकरी पेशा हैं। उनका मसला यह है कि अगर एक ऐसा आदमी जिसको हमने निकाला था वो वापस आ गया तो वो हमें निशाने इबरत बनाएगा या हमारे लिए हालात मुश्किल कर देगा और हमारी नौकरियां खराब हो जाएंगी। लिहाजा वो कोशिश करके इमरान खान को अभी भी रोकना चाहते हैं। तो ये जो एक डिवाइड है, ये जो दूसरी तरह के लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट में, इनकी तादाद कम है, लेकिन ये डिवाइड जो है वो एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है और इसी का फायदा पीडीएम की जमातें उठा रही हैं। इमरान खान साहब ने एफआईए को एक खत लिखा है। यह खबर भी मैं आपको बताता हूं। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत जो दर्ज किया गया मुकदमा और शामिल तफ्तीश होने के लिए इमरान खान साहब ने एफआईए को एक खत लिखा है। इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आखिरी बार शामिल तफ्तीश होने के लिए दरखास्त कर रहा हूं। एफआईए को 3 बार पहले भी शामिल तफ्तीश होने के लिए लिख चुका हूं और वीडियो लिंक पर दस्तयाबी भी जाहिर की है और यह भी कहा है कि टीम चाहे तो वो आकर मेरे से तफ्तीश कर दे। एफआईए जहां चाहे मुकदमे के हवाले से सवालनामा भेज दे। बज़ाहिर लगता है कि एफआईए मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर है और खत में इमरान खान साहब ने तहरीरी बयान भी जमा करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर कहते हैं तो मैं तहरीरी तौर पर अपना बयान दे देता हूं। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहकीकात के बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान हकीकी आज़ादी मार्च में मुझ पर कातलाना हमला हुआ और गोलियां लगी, जिसकी वजह से जिस्म पर कई जख्म आए और मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। खत में इमरान खान साहब ने लिखा कि इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ वजीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान ने 3 दिसंबर, 30 जनवरी और 4 फरवरी को एफआईए को खत लिखा और वीडियो लिंक या खत के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए एफआईए से दरखास्त की। तफ्तीश के लिए वो अपनी टीम लाहौर भेज दें। एफआईए ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान के साथ ताउन करने की यकीन दहानी करवाई, ताहम कई बार दरखास्त के बावजूद एफआईए ने ताउन नहीं किया। अब यह हो रहा है इस वक्त कि इमरान खान साहब कह रहे हैं आओ मेरे से तफ्तीश करो। फॉरेन फंडिंग केस जो बनाया हुआ ममनुआ फंडिंग केस, उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आओ और आकर मेरे से तफ्तीश करो और वो तफ्तीश नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं और एफआईए उनका मौक़िफ़ नहीं ले रही। ये है जी सूरत हाल इस वक्त एफआईए की और इंपोर्टेड हुकूमत की और इन केसों की हकीकत ये है। दूसरी जानिब जो गुलाम महमूद डोगर सीसीपी लाहौर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि उनको बहाल किया जाए, तहरीरी तौर पर हुक्मनामा आ भी चुका है। इसके बावजूद मुझे पता चला है कि यह फैसला कर दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गुलाम महमूद डोगर साहब को तैनात नहीं होने दिया जाएगा। और न सिर्फ फैसला किया गया है बल्कि जो पंजाब की काबीना बनी हुई है वहां से भी यह फैसला करवा दिया गया है कि उनको तैनाती नहीं दी जाएगी और फिर इस हवाले से दरखास्त भी दायर की जाएगी। तो अब यह स्ट्रेटजी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। ये एक तौहीन अदालत का केस बनता है अगर वो इसको सुनना चाहें, क्योंकि उनका एक फैसला है, फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है, फैसले के ऊपर अमल नहीं हो रहा और अमल ना करने वाली कोई सियासी नहीं, एक निगरान हुकूमत है, तो उनकी इतनी जरूरत तो है नहीं। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के कलपुर्जे हैं और उनके कहने के मुताबिक बगल बच्चों की तरह वही काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर ये तैनाती नहीं होती तो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी निगरान हुकूमत के लोगों की हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगले वीलॉग में कुछ और अच्छी खबरें हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह हाफिज।